डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम टेंडर मूल्य का जो निर्धारण करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी बुक्स को और आंसर शीट को खोल कर रखेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप नोट करते जाइए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। अनुमान लागत पत्र तथा टेंडर मूल्य। साधारणतः उत्पादन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व व्ययों का अनुमान लगाया जाता है। कोई भी हम प्रोडक्शन का कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी वस्तु का जो निर्माण करते हैं उसके लिए पहले से हम उसके लगने वाले खर्चों के बारे में बातचीत करते हैं, जिसे विवरण पत्र में अनुमान व्ययों के आधार पर लागत का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। जो विवरण पत्र हम तैयार करते हैं उसमें अनुमान के आधार पर व्ययों का लेखा किया जाता है, जिसे हम अनुमानित लागत पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमानित लागत पत्र कहते हैं। यह अनुमान पत्र पिछले व्ययों के आधार पर तैयार किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे वो पिछले व्ययों के आधार पर तैयार किया जाएगा। लास्ट ईयर हमने कितनी एक नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाई थी और उसमें कितनी कॉस्ट हमारी लगी थी, उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान के आधार पर ये पत्र तैयार करते हैं। कभी कभी ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने से पूर्व उन्हें मूल्य सूचित करना पड़ता है। कभी कभी ग्राहक है उनको हमें जो आदेश है वो प्राप्त होने से पहले ही हमें उनको सूचित करना पड़ता है, अथवा किसी कार्य को पूरा करने से पहले उसका मूल्य बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अनुमान के आधार पर ऐसे मूल्य तैयार करेंगे और ऐसे मूल्य को हम बोलेंगे टेंडर प्राइस। और ये मूल्य जो निर्धारित करेंगे उसको निर्धारण करते समय बहुत सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है और उन बातों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 है, यदि पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की संख्या मात्रा में दी गई है, इकाइयों की संख्या आपको मात्रा में दी गई है और उनके उत्पादन पर किए जाने वाले व्यय नहीं दिए गए हैं। आपको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इकाई दे दी गई है, नंबर ऑफ आपको इकाई दे दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए वस्तु की इकाइयों की संख्या मात्रा में दे दी गई है। तो क्या करेंगे, गत वर्ष की अवधि में उसी प्रकार की वस्तु के उत्पादन में लगने वाली सामग्री, इसको पूरा ध्यान से सुना है, सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों के आधार पर निविदा मूल्य ज्ञात किया जाता है। पिछले साल इसी प्रकार का जो प्रोडक्शन हमने किया था उसमें हमारी सामग्री कितनी लगी थी, मटेरियल, लेबर ने कितना चार्ज किया था और अन्य जो अदर एक्सपेंसेस है वो कितने हुए थे, इनको ध्यान में रखते हुए निविदा मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामग्री, ये भी बात पूरी ध्यान में रखने की है, सामग्री तथा श्रम के मूल्य में परिवर्तन, श्रम के मूल्य में परिवर्तन तथा अप्रत्यक्ष व्ययों में होने वाली संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। अगर इसके अतिरिक्त सामग्री के मूल्य में क्या चेंजेस आया है, श्रम के मूल्य में क्या चेंजेस आया है और इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष व्ययों में होने वाले संभावित परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, एक निश्चित प्रतिशत उपयुक्त अनुमानित लागत, जो हम लागत याद कर रहे हैं उसमें जोड़कर ये मूल्य निकाल लिया जाता है। 2 नंबर बात करें तो जो वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ही दिया गया हो। 2 नंबर की स्थिति हमारी क्या है कि यहाँ पर जो सामग्री प्रयुक्त हो रही है उसका ही मूल्य आपको दे दिया गया हो, अन्य कोई मूल्य आपको नहीं दिया गया हो, ये जो जानकारी है उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है,
तो गत अवधि में प्रयुक्त सामग्री श्रम के अनुपात पर के आधार पर श्रम लागत ज्ञात कर ली जाती है। पिछले जो सामग्री और श्रम है उसके अनुपात पर हम प्रत्येक श्रम की राशि ज्ञात कर सकते हैं। और उसके पश्चात क्या करेंगे, कारखाना उपरिव्यय को प्रत्येक श्रम जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर के आधार पर और कार्यालय उपरिव्यय को कारखाना लागत के आधार पर एक फिक्स ज्ञात करके उसकी मूल लागत में उसको जोड़ देते हैं। मूल लागत में उसको जोड़ देंगे तो हमारी टेंडर की प्राइस है वो ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो कुल लागत आई है प्राइम कॉस्ट में जो अन्य खर्चे जोड़े थे उसके बाद उसमें एक निश्चित प्रतिशत लाभ का जोड़कर निविदा मूल्य निकाल लिया जाता है। थर्ड है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, श्रम तथा अन्य प्रत्यक्ष व्यय दे दिए गए हों। ये सब तीनों चीजें आपको दे दी गई, लेकिन अप्रत्यक्ष व्यय नहीं दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, मूल लागत ज्ञात करने के पश्चात इनके आधार पर हम मूल लागत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सामग्री, श्रम तथा अन्य एक्सपेंसेस के आधार पर मूल लागत हम प्राइम कॉस्ट लागत ज्ञात कर सकते हैं। उसके पश्चात कारखाना उपरिव्यय गत अवधि के अवयवों का उस अवधि की मूल लागत पर हम ज्ञात कर लेंगे कारखाना उपरिव्यय, और प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में या तो मूल लागत पर या डायरेक्ट लेबर के आधार पर हम याद करेंगे कारखाना उपरिव्यय तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं और उसे कुल लागत में जोड़ देंगे प्राइम कॉस्ट में। और प्राइम कॉस्ट और कुल लागत को जोड़ने के बाद जो लागत आएगी उसमें हम निश्चित प्रतिशत लाभ का जोड़कर निविदा मूल्य निर्धारित कर सकते हैं या उसका निश्चित कर सकते हैं मूल्य। वापस रिपीट करता हूँ, देखिए सामग्री का मूल्य, श्रम तथा अन्य व्यय आपको दे दिए गए, लेकिन अप्रत्यक्ष वो नहीं दिए गए। तो हम करें कारखाना जो उपरिव्यय है उसको मूल लागत ज्ञात करने के पश्चात उस अवधि की मूल लागत पर अथवा प्रत्यक्ष लेबर के आधार पर कारखाना उपरिव्यय याद कर लेंगे। और कारखाना लागत ज्ञात करने के बाद कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत के आधार पर ज्ञात करके और टोटल कॉस्ट याद कर लेंगे। उसमें एक निश्चित प्रतिशत लाभ का जोड़कर हम निविदा मूल्य निर्धारित कर लेंगे। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, श्रम की राशियों के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए निश्चित दरें दे दी हैं तो कुल लागत में इन दरों के आधार पर राशि निकाली जाती है। यदि आपको सामग्री और श्रम की राशि दे दी है और इसके अतिरिक्त आपको प्रतिशत में राशि दे दी गई, इतना श्रम लागत का इतना परसेंट कारखाना है, कारखाना लागत का इतना कार्यालय व्यय है, तो ये हम लागत के जो प्रतिशत दर है उसके आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रतिशत दरें गत अवधि से संबंधित है तो जिन में कुछ समायोजन करना आवश्यक हो उन समायोजनों को हमें प्रतिशत दरों के आधार पर कुल लागत ज्ञात कर लेनी चाहिए और उसके बाद में एक निश्चित प्रतिशत उसमें जोड़कर निविदा मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। अब हमें जो लाभ की राशि है उसका निर्धारण करना होता है और इसमें बहुत से बच्चे हैं वो कंफ्यूज में रहते हैं कि लागत में दे दिया गया या विक्रय मूल्य पर दे दिया गया है। तो पूरा ध्यान से सुनिए, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, आपको तो ये ध्यान में रखना है कि जो लाभ की राशि है वो किस पर दी गई है। पहली स्थिति हमारी क्या होगी कि लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए प्रतिशत दर कुल लागत पर दी गई है। कुल लागत पर दी गई है तो लागत आपने ज्ञात कर ली है। टोटल क्या करेंगे, टोटल लागत अभी आपने ज्ञात की है। प्राइम कॉस्ट में अदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो जोड़ दिए तो टोटल कॉस्ट आ गई है। टोटल कॉस्ट का कितना प्रतिशत लाभ है, 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला है। यदि लाभ की प्रतिशत दर विक्रय मूल्य पर दी गई है, सेलिंग प्राइस पर दी गई है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, लाभ की राशि आप टोटल कॉस्ट आपने ज्ञात कर ली है। टोटल कॉस्ट को हम लाभ की प्रतिशत कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे
और नीचे आपको क्या करना है, 100 में से लाभ की जितनी प्रतिशत है उसको लेस कर देंगे। जितनी भी राशि है उसको हम 100 में से लेस कर देंगे, तो हम सेलिंग प्राइस पर विक्रय लाभ की जो राशि है वो ज्ञात कर सकते हैं। लागत पर दे दी गई है तो सीधी सिंपल निकालनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना है, लेकिन विक्रय मूल्य पर दिया गया है तो 100 में से आपको लाभ की राशि की प्रतिशत है वो लेस करनी है, यदि विक्रय मूल्य पर आपको यह राशि दी गई है तो इस प्रकार से हम टेंडर मूल्य आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी वस्तु का टेंडर मूल्य निकाल सकते हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप पूरा इसको ध्यान से सुने, समझें और इसके नोट्स तैयार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।